चलो सुनो भाई, पढ़ा रहे थे क्या चीज़? कुलॉम्स लॉ, है ना? कुलॉम्स लॉ में जो चीज़ें आप लोग पढ़ लिए थे उसको एक बार रिमाइंड कर लिया जाए। थोड़ा सा वेक्टर रिमाइंड कर लिया जाए। सुनो, बात नहीं, थोड़ा सा वेक्टर को रिमाइंड कर लिया जाए। और उसके बाद आज हम लोग कुलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। वेक्टर का रेगुलर क्लास किए होंगे तो 100% समझ में आएगा। अगर थोड़ी सी वेक्टर में कमी होगी तो घर पे जाइएगा, वेक्टर रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद फिर से आज के क्लास पर आइएगा तो आपको समझ में आएगा बात। ठीक है? तो देख, पिछले दिन तक जो हम लोगों ने कुलॉम्स लॉ में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? पिछले दिन तक जो कुलॉम्स लॉ में पढ़े थे वो पढ़े थे आप क्या? कौन सा पेन आ गया? चलो देखो, क्या सब पढ़े थे? यार, कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ क्या कहा था, सुनिएगा जरा ध्यान से। कहा था क्या कि अगर दो चार्ज है +Q1 और एक दूसरा चार्ज है क्या, +Q2, अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है r, तो ये भी इसको इधर के तरफ धक्का देगा, ये भी इधर के तरफ धक्का देगा, क्योंकि दोनों कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और अगर अपोजिट साइन का रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या करता है, खींचता है एक दूसरे की तरफ। तो इसमें मैं बोला था क्या कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 × Q2, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, R²। जब दोनों को मिला करके लिखे थे तो F प्रोपोर्शनल आया था Q1 Q2/R², और प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके बराबर में बदले थे तो एक कांस्टेंट आया था K Q1 Q2/R²। अब K के बारे में मैं तुमको क्या बताया था कि K बराबर होता है कितना, 1/4π∈0, और जिसका वैल्यू E0 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एप्साइलॉन नॉट। ठीक ना? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसमें मैं एप्साइलॉन नॉट के बारे में क्या बोला था, इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम का। अब इसके बारे में मैं तुमको क्या बोला था कि इसका जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके यूनिट का और डायमेंशन का भी चर्चा किया था। इस कांस्टेंट को रखने के बाद जो F इक्वल टू बनेगा वो कितना, 1/4π∈0 Q1 Q2/R²। इतना चीज बता दिया था। ये था किसके लिए, एयर या फिर वैक्यूम के लिए। लेकिन इसी में भाई अगर मीडियम बदलेगा, ठीक ना, तो बात किए थे जब कि फॉर अ गिवन मीडियम, जब बात किए थे फॉर अ गिवन मीडियम, कैसा मीडियम, जो दिया हुआ हो, हैविंग परमिटिविटी कितना, हैविंग परमिटिविटी, हैविंग परमिटिविटी ε m। एक ऐसा मीडियम जिसका परमिटिविटी कितना हो, ε m हो। तो हवा में थे तो हवा का परमिटिविटी रखते थे। अब इस मीडियम में आएंगे तो इस मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे और ये हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2/R²। लेकिन मैं बोला था कि दुनिया में अनंत मीडियम है, तुम कितने मीडियम का परमिटिविटी याद रखोगे? बहुत सारे मीडियम है जिसका परमिटिविटी आप कंटिन्यूअसली याद नहीं रख सकते हैं। तो नहीं रख सकते हैं तो भाई उसके लिए एक टर्म लाया था क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में क्या बोला था कि किसी मीडियम का परमिटिविटी बाई एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी, है ना? यहाँ से जब सॉल्व करके निकालोगे तो इसको इधर लेके आओ, तो ε m जो बचेगा वो ε0 × ε r के बराबर में, है ना? इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 × ε r, है ना? और Q1 Q2/R²। ये इतना चीज आपने कूलॉम्स लॉ में पिछले दिन तक पढ़ चुका है ना? इसमें बोला था कि ये जो फोर्स है वो दोनों बॉडी के सेंटर से सेंटर लगने वाला फोर्स है, सेंटर टू सेंटर फोर्स है। दूसरी बात ये मैं बोला था कि ये ऑलवेज एक्ट करता है क्या, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मतलब दो चार्ज को जोड़ने वाले लाइन के अलोंग ही हमेशा लगता है।
है ना। मतलब क्या कि ये फोर्स जो लग रहा है वो देखो दोनों को जोड़ने वाला लाइन इसी के अलोंग लग रहा है बाहर की तरफ। अगर ये अपोजिट साइन का होता, ये होता +Q1 और ये होता -Q2, तो इस दोनों को जोड़ने वाला लाइन ये, तो अभी भी ये इसको अट्रैक्ट करता और ये इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो हमेशा लगता है कैसे, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अलोंग ही लगता है। और कुलॉम्स लॉ के बारे में ये भी मैं बोला था कि ये केवल वैलिड है किसके लिए, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ये क्या है, वैलिड है। केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ये क्या है, वैलिड है। इतना चीज हम लोग पिछले दिन तक पढ़ चुके थे कुलॉम्स लॉ में, है ना। एक बार जरा सा आ जाओ पीछे, कि पीछे तुमको पढ़ाए थे वेक्टर। वेक्टर में क्या चीज पढ़ाए थे भाई, तो वेक्टर में देखो क्या पढ़े थे, वेक्टर में तुम पढ़े थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। क्या पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है कि यदि दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और एक ही ऑर्डर में हो, दो वेक्टर हो और एक ही ऑर्डर में हो। एक ही ऑर्डर का मतलब पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल, दूसरे वाले के हेड पे तीसरे वाले का टेल, ऐसा रहता है तो सेम ऑर्डर में कहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर हेड से हेड टकरा गया या फिर टेल से टेल टकरा गया, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग कि अपोजिट ऑर्डर में, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं कि अपोजिट ऑर्डर में। तो मैं क्या बोला था कि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होता है और अपोजिट ऑर्डर में होता है। इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट आर। और आर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे बेटा, आर इक्वल टू लिखते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब जो सेम ऑर्डर वाले का सम होगा वो अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर में होगा। इतनी बातें पहले कर की जा चुकी है। दूसरा बात मैं तुमको क्या बोला था कि अगर तुमको लिखना है यूनिट वेक्टर, अगर तुमको क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के बारे में तुमको हम बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप कितना होता है, 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन पढ़े थे क्या, कि किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। दूसरी बात क्या थी कि तुम मॉड आर को आर भी लिख सकते हो, है ना। मॉड आर क्या होता है, आर ही होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया था इसमें ये बताया था कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी में या किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड में, अगर आप मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो क्वांटिटी मिल जाता है वो क्या मिल जाता है, वेक्टर मिल जाता है। ये बात बताए थे। और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, केवल डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे कि आपको बोलते थे कि अगर F बराबर कहीं पर केवल 5 न्यूटन लगा है तो ये ओनली मैग्नीट्यूड है। इससे केवल क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड का, कि ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर इसी में हम तुमको लिखते थे F बराबर 5 टाइम्स आई कैप न्यूटन, तो तुमको पता होता था कि ये अब वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज है ना। फाइनली कहानी क्या थी कि किसी भी चीज में अगर कोई फोर्स बराबर दे रखा है तुमको, कुछ F है, कोई फोर्स है कुछ न्यूटन के बराबर में। अब अगर इसको वेक्टर में बनाना है तो वेक्टर F के लिए हम लोग क्या करते थे, F इंटू आर कैप। यूनिट वेक्टर से क्या करते थे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, इससे कोई फर्क इस पे पड़ता नहीं था। इतना चीज जो है सो आपको हम वेक्टर में पढ़ाए थे और आज इसी सब कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं किस चीज में, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इतनी बातें। अब देखो कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हेडिंग में लिख लो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब देखना कि इस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी तक जो कूलॉम्स लॉ पढ़ते थे उस कूलॉम्स लॉ में केवल आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल पाते थे, कोई डायरेक्शन आपको पता नहीं चलता। तो देखिएगा कि फिजिक्स में कहीं भी बेटा डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना मैं डायग्राम में क्या क्या कर। मान लो कि एक कोई सा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसका ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। कोई दिक्कत इसमें, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है ज्यूम किए जिसका ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस।
ये इसका ओरिजिन है। अब देखिए कि इसमें हम मान लेते हैं क्या कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज मान लो ये और एक दूसरा पॉइंट चार्ज मान लो ये, ठीक ना, एक दूसरा पॉइंट चार्ज मान लो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। इस पर जो वैल्यू है ये है, इस पर जो वैल्यू है तुम्हारा ये है कितना, एक सेकेंड, इस पर जो वैल्यू है ये है आपका प्लस Q1 और इस पर जो वैल्यू है ये है कितना, प्लस Q2। क्लियर इतनी बात है। कह रहा है क्या कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। इस दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। ये भी क्लियर, इस दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का कितना है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस R। अब देखो कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस दोनों चार्ज का अलग अलग पोजीशन है। तो तुमको मैं पहले पढ़ाया हूं ये चीज भी कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट में अगर एक्स वाई जेड है, ऐसे एक्स वाई और जेड, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, तो यहाँ से ओरिजिन से मिलाने वाला जो एक वेक्टर होता है इस पॉइंट पी को, इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर को कितना लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इतना तो पता है। तो देखिए तो इस दोनों चार्ज का अलग अलग पोजीशन है कि नहीं है। तो पहले वाले चार्ज का जो मैं पोजीशन है उस पोजीशन वेक्टर को मैं मान लेता हूं क्या, उस पोजीशन वेक्टर को मैं मान लेता हूं यहां से कि ये पोजीशन है R1। पहले वाले का ये पोजीशन है कितना, R1। क्लियर। और दूसरे वाले का ये पोजीशन मैं यहां से मान लेता हूं कि इसका जो पोजीशन है ये है क्या, R2। इस दोनों वेक्टर का मैं अलग अलग पोजीशन माना, इसका पोजीशन R1 और इसका पोजीशन क्या, R2। अच्छा एक बात बताओ कि ये दोनों चार्ज जो हैं, ये दोनों चार्ज कैसे चार्ज हैं, सेम चार्ज हैं। दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम चार्ज हैं। तो सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा भाई साहब, तो जरा सा देखो कि कैसे रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये बताओ कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगने वाला है वो इधर के तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, और इस दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स इधर के तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो आपका फोर्स है इस फोर्स का नाम मैं मान लेता हूं F12। इस फोर्स का मैं नाम क्या मान लिया, F12। और F12 के बारे में मैं क्या लिख रहा हूं कि क्यों माने सर, तो तुम्हारा जो ये F12 है ये है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। कि Q1 ने जो इसको जिस फोर्स से धक्का मारा है इसी फोर्स को मैंने क्या बोला, F12। क्लियर है बात। अब देखो कि ये Q2 भी Q1 को धक्का मार रहा है, इस फोर्स का हम नाम रख लेते हैं क्या, F21। इसका नाम क्या रख लेते हैं, F21। भाई साहब F21 क्या रखे हैं, तो ये रखे हैं क्या, ये है आपका फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कि Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स को मैंने क्या बोला है, Q2। अब देखो कि इतने पूरे कहानी में मैंने किया क्या है, इस पूरे कहानी में मैंने क्या किया है इसको एजम्पशन में लिखेंगे। और ये एजम्पशन क्या है अपना, ये जरा सा ध्यान से देखो कि माना है क्या कि लेट टू पॉइंट चार्जेस, लेट टू पॉइंट चार्जेस separated by a distance r, separated by a distance, separated by a distance r। दो पॉइंट चार्ज है, ठीक ना। दो पॉइंट चार्ज कौन कौन सा है, Q1 और Q2। लेट टू पॉइंट चार्जेस लिख ही दो, Q1 Q2 है ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेट टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर सेपरेटेड बाय, ऐसे ही लिख दो, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, ठीक ना। और हमारे पास क्या क्या है, लेट द पोजीशन ऑफ, लेट पोजीशन ऑफ प्लस Q1 इज R1। Q1 वेक्टर का पोजीशन कितना है, R1। एंड द पोजीशन ऑफ, एंड द पोजीशन ऑफ
एंड द पोजीशन ऑफ प्लस Q2 इज R2। Q2 का पोजीशन में कितना मान लिया, R2 मान लिया। इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं होगा। मैं जो जो किया हूँ वो यहाँ पे लिख दिया हूँ कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक प्लस Q1 एक प्लस Q2, जो कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, R डिस्टेंस से। Q1 का पोजीशन तुम्हारे पास गिवन है R1 और Q2 का पोजीशन तुम्हारे पास गिवन है क्या, R2। अच्छा जरा सा ये बात बताओ कि अगर हम लोग बात करें किस चीज के लिए, बात करें किस चीज के लिए, F12 के लिए। अगर बात करें किस चीज के लिए, फॉर F12, तो इस F12 का डायरेक्शन देखो तो किधर है। इस F12 का जो डायरेक्शन है, वो इस F12 का जो डायरेक्शन है वो तो कहीं ना कहीं, अगर R को हम ऐसा ले लें तो इसी डायरेक्शन में है। अगर हम R को ऐसे ले लें तो F12 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा ये जरा सा देखिए कि ये जो वेक्टर R है, ये तो यही वाला वेक्टर है, यहाँ का वेक्टर है कि नहीं, ये तो यही का वेक्टर है। अब देखिए अगर यहाँ का वेक्टर है तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा क्या कि ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है इसमें कहीं हेड से हेड टकरा रहा है और कहीं टेल से टेल टकरा रहा है किसी वेक्टर का। तो इसमें देखो कि वेक्टर R में, R1 में और R2 में, ठीक ना, ट्रायंगल लॉ लगाओ तो तुम देखो कि R1 और R सेम ऑर्डर में है, जबकि R2 अपोजिट ऑर्डर में। क्यों कि यहाँ माथा से माथा टकरा रहा है और यहाँ पैर से पैर टकरा रहा है, हेड से हेड टकरा रहा है और टेल से टेल टकरा रहा है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो जब भाई अपोजिट ऑर्डर में है तो अपोजिट ऑर्डर वाले को सेम ऑर्डर वाले का सम में लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं। तो अगर यहां से हम लोग बात करेंगे, अगर यहां से हम लोग बात करेंगे तो आप ये बताइए कि जो आपका है वेक्टर R2 बराबर, ऐसे लिखिए, वेक्टर R2 मत लिखिए, ये बताइए कि वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R बराबर वेक्टर R2 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। क्यों कि R2 है अपोजिट ऑर्डर में, R1 और R है सेम ऑर्डर में। तो सेम ऑर्डर वाले का सम जो होता है वो किसके बराबर में, अपोजिट ऑर्डर में होता है। ये कौन कहता है, ये कहता है कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। ये कौन सा लॉ कहता है, ट्रायंगल लॉ। अब देखो भाई कि ट्रायंगल लॉ में ये लिख दिया, हमको जरूरत है किसकी, हमको जरूरत है वेक्टर R की, हमको जरूरत है किसकी, वेक्टर R की। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, प्रयास करते हैं अपने वेक्टर R को फाइंड आउट करने का। और यहाँ से जब हम वेक्टर R लिख रहे हैं तो इधर R2 है और इधर से प्लस R1 गया तो माइनस R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो कि इस रिजल्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं आगे, ये इतना तो समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ कि अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, अगर हम लोग बात करें किस चीज का, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 का, तो F12 बराबर तुम तो ये पहले से जानते हो कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना होता है, R² होता है। ये कौन कहता है, कूलॉम्स लॉ कहता है, बाई कूलॉम्स लॉ। ये चीज हम लोग पहले से ही जानते हैं, है ना, ये कूलॉम्स लॉ के बारे में ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब तुम एक बात बताओ मुझे कि इसमें जो देखो कि जो F12 है वो वेक्टर R के डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर वेक्टर R के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, लेकिन इसको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अगर इसको हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है भाई, अगर इसको हमको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो F12 पर अगर वेक्टर लिखेंगे तो इसको हम 1/, छोड़ो ऐसे छोड़ो, इसको हम F12 और इंटू R कैप लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो कि जो F12 का वैल्यू है तुम्हारे पास वो कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² और इंटू ये कितना, R कैप। इतना में तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो कि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन ही क्या कहता है कि हम जो है भैया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² तक तो ठीक है, और हम यूनिट वेक्टर हैं तो भैया हम वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R हैं। R कैप को तो लिखते ही है वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। क्योंकि ऐसा सर, क्योंकि ऐसा, क्यों कि जो R कैप होता है वो होता है किसके बराबर में, वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R के बराबर। ठीक है। अब देखो कि यहाँ से फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे कि ये चीज जो है सो 1/4πε0 तक तो ठीक है,
ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी ठीक है। आप ये बताइए कि वेक्टर आर को आप यहां से बताइए कि R2 माइनस R1 लिख सकते हैं कि नहीं? वेक्टर आर को R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो वेक्टर आर को जब बेटा लिखोगे, वेक्टर R2 माइनस R1, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए कि फाइनल ये कहानी क्या आएगी। तो फाइनल ये कहानी जो आ रही है F12 की, ये F12 की कहानी आ रही है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा, R³ और इंटू R2 माइनस R1। यही जो है ये क्या है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ है। अब देखो कि इसमें जब ये वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ है तो इसमें तुम देखो कि क्या करना है। अब देखो ये है तुम्हारा क्या, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब इसमें किताब में ऐसे नहीं लिखा रहता है। किताब में इसी को क्या किया जाता है कि थोड़ा इसका मजा ले लिया जाता है। कैसे? तो इसका थोड़ा सा देखो कि किताबों में जो लिखा रहता है वो कैसे लिखा रहता है। तो किताब में जो तुम्हारे पास यही चीज लिखी हुई रहेगी, ये लिखी रहेगी कैसी कि F12 पर वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³ ठीक ना। और इस R2 माइनस R1 को लिख देगा R21। इसको क्या लिख देता है, R2 माइनस R1 को R21, जहां पर ये कह देगा कि R21 बराबर हम लोगों ने क्या माना है, R2 माइनस R1। समझ में आया? तो ये चीजें जो है, ये चीजें किताबों में लिखी हुई रहती है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, ये चीज। ठीक है। अब देखिए याद रखने के लिए अगर F12 का बात किए हैं तो R21 लिखे, और इसी को क्या कहते हैं, यही चीज जो है आपका, यही चीज है इसका क्या, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स। यही चीज क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। आप ध्यान से देखिए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में आपका जो फोर्स है वो किसी ना किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर का मतलब क्या, ये वेक्टर के फॉर्म में फोर्स मिला है। लेकिन सिंपल कूलॉम्स लॉ में केवल आपको क्या मिलता था, मैग्नीट्यूड मिलता था, केवल मैग्नीट्यूड मिलता था। लेकिन फोर्स तो है वेक्टर बेटा, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलना चाहिए। वो कहाँ से मिला, कूलॉम्स लॉ से। अब देखो कि अभी तो सर F12 आप केवल निकाले हो, निकालना तो हमको F21 भी था, निकालना तो हमको F21 भी था। तो जरा सा ध्यान से देखो F21 के लिए क्या करने वाले हैं। तो F21 के लिए फिर से वही वाला डायग्राम बनाओ, फिर से वही वाला डायग्राम बनाओ। वो डायग्राम में क्या था सर, तो ऐसा था कुछ x एक्सिस, ऐसा था कुछ y एक्सिस, और ऐसा था कुछ z एक्सिस। ये चीज था। हम लोगों ने दो चार्ज माना था, एक Q1 और एक Q2। तो जरा सा देखो सर, ये है अपना चार्ज Q1 और ये है एक दूसरा अपना चार्ज Q2। ये दो चार्ज था। सर हमने इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या माना था भाई, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने माना था कितना, r। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हो गया कितना भाई, r। ये था कितना, प्लस Q1, और ये था कितना, प्लस Q2। और Q1 का जो पोजीशन माना था, जो Q1 का पोजीशन माना था, वो Q1 का पोजीशन हमने माना था कितना, R1, और जो Q2 था उसका पोजीशन हमने माना था कितना, R2, है ना। तो यही जो हो गया, ये तुम्हारा Q1 का पोजीशन R1 और ये Q2 का पोजीशन क्या, R2। सर आप बताए थे कि दोनों जो है, वो जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स रिपेल करेगा। तो ये बॉडी इधर के तरफ रिपेल करेगा, एक सेकेंड, जो ये बॉडी है वो इधर के तरफ रिपेल करेगा। देखो ये बॉडी इधर के तरफ रिपेल किया था और ये बॉडी इधर के तरफ रिपेल किया था। हमने इसी का नाम क्या रखा था, इसका नाम रखा था F12 और इसका नाम क्या रखा था, F21। अब जरा सा देखो इसमें कि अगर बात करें हम लोग F21 का, तो F21 भी तो कूलॉम्स लॉ यही कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होगा, है ना। ये भी तो यही कह रहा है। लेकिन जरा सा देखो कि F21 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे डायरेक्शन से, जो ऐसे डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हो, वो होगा कैसा, कुछ इस तरह का, इस तरह का एक यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं। अब इस तरह का यूनिट वेक्टर होगा तो तुम देखो जरा सा इसमें, इस तीनों में देखो कि इस तीनों में जो सेम ऑर्डर में है वो R2 और वेक्टर R है, और वेक्टर R का डायरेक्शन F21 का डायरेक्शन है। जरा सा देखिएगा ध्यान से, मैं इसको खिसका देता हूं यहां से।
देखिए यही वेक्टर है आपका, ये वेक्टर कौन सा है, वेक्टर आर, यही तो है तुम्हारा वेक्टर आर, है ना। अब देखो कि इसमें जो तुम्हारा सेम ऑर्डर में जो दो वेक्टर है, वो सेम ऑर्डर में जो दो वेक्टर है वो है कौन सा, R2 और R। तो इसमें जब तुम ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो लिखोगे क्या, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर R1, क्योंकि R1 इस बार क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, इसको खिसका के लाएंगे तो हेड से हेड टकरा जाएगा और टेल से टेल यहाँ इसका टकराया हुआ है ना। अब देखिए भाई कि जब ये लिखे तो हमको चाहिए वेक्टर R, तो वेक्टर R चाहिए तो इधर R1 पहले से है माइनस R2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब फिर से अगर F21 को वेक्टर में लिखना है तो F21 के साथ क्या करेंगे, आर कैप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब जब आर कैप को मल्टीप्लाई कर दोगे F21 के साथ तो देखो क्या होगा तुम्हारा कि F21 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा F21 का वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के जगह पर क्या लिखोगे, वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, लिखोगे कि नहीं। सेम कहानी कर रहे हैं, लेकिन इस बार वेक्टर आर के जगह पर जो आप यूज करने वाले हैं वो क्या, R1 माइनस R2 का, है ना। अब R1 माइनस R2 का जब यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, इसके जगह पर आप लिखिएगा क्या, R1 माइनस R2 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के जगह पर क्या, ये चाहे उधर के डायरेक्शन में था चाहे इधर के डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर ही, है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कितना है दोनों के बीच का, आर ही है। अब देखो भाई कि जब ये कहानी है तो इसमें आप करिएगा क्या, F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर, और आर स्क्वायर कितना, आर क्यूब, और इस बार क्या रहेगा, R1 माइनस R2। बात समझ में आई कि नहीं। ये है क्या तुम्हारा F21 के लिए। लेकिन जरा सा ध्यान देना एक चीज का, क्या कि ये है तुम्हारा F21 के लिए का, लेकिन जरा सा ध्यान देने की बात है ये भाई, जरा सा ध्यान देने की बात है ये कि इसमें से क्या करो ना, इस दोनों में से एक बार माइनस कॉमन करके देखो, इस दोनों में से क्या करो, एक बार माइनस कॉमन करके देखो, तो देखो जब भी इसमें से तुम माइनस कॉमन लोगे, अच्छा इसी चीज को आपके किताब में लिखा हुआ होता है कैसे, ये जरा सा देख लीजिए। वहां R21 लिखे थे, R2 माइनस R1 को, यहाँ R12 लिखेंगे, R1 माइनस R2 को। तो किताब में लिखा जाता है इसी चीज को ऐसे कि किताब में ऐसे लिख देगा तुमको कि F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू R1, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो कि इसमें से माइनस कॉमन जब करोगे तो F21 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू, देखिए तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो ये पलट जाएगा क्या, R2 माइनस R1 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। अरे सर ये तो लग रहा है कि कहीं पर ये वाला चीज देखा देखा सा है, ये वाला चीज लग रहा है कि कहीं पर देखा देखा सा है, पिछला वाला है, ये है क्या, F12 है। तो भाई साहब ये देखो कि जो तुम्हारा F21 है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 है कि नहीं। सर ये माइनस साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ध्यान से देखो ये कहीं देखा हुआ टर्म लग रहा है। 11th पढ़े हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, यही है क्या, यही है क्या कि मैग्नीट्यूड में इक्वल और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन में अपोजिट। अच्छा अगर ऐसा है तो ये बताइए कि जो F21 है और F12 है ये एक्शन और रिएक्शन है, क्या पढ़ते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल तो है ये तो दिख रहा है, और नेगेटिव साइन ये भी बता रहा है कि अपोजिट भी है। अब देखो अपोजिट साइन का मतलब क्या, माइनस साइन, तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है अपोजिट में, तो इसमें से कोई ना कोई एक है एक्शन तो कोई ना कोई दूसरा है रिएक्शन। अब जरा सा याद करो कि 11th में मैं कभी बताया था क्या कि एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पर लगता है, कभी एक ही बॉडी पर नहीं लगता है। अब आप ध्यान से देखिए कि F12 Q2 पे लग रहा है तो F21 Q1 पे लग रहा है, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। दूसरा बात मैं ये बताया था कि F2 जो एक्शन रिएक्शन होते हैं वो हमेशा सेम नेचर के होते हैं। तो सेम नेचर का मतलब क्या कि वो ग्रेविटेशनल तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल ही होगा। तो देखो पहला वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो दूसरा वाला भी क्या है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसका मतलब सीधा सीधा बात ये हुआ भाई, इसका मतलब सीधा सीधा बात ये हुआ कि जो F21 है एंड जो F12 है, ये क्या है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब देखो जब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसका मतलब ये हुआ, पॉइंट की बात ये कि जो कूलॉम्स लॉ है ये न्यूटन्स लॉज को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब तो यही ना हुआ कि जो कूलॉम्स लॉ है वो फॉलो कर रहा है किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो तुम्हारा कूलॉम्स लॉ है, जो तुम्हारा कूलॉम्स लॉ है ऑल्सो फॉलोज किस चीज को, ऑल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ये क्या कर रहा है, न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन कि न्यूटन के थर्ड लॉज ऑफ मोशन को भी ये फॉलो करता है, कौन, कूलॉम्स। इतनी बातें समझ में आई। एग्जाम में पूछेगा तो सर कैसे लिखेंगे, है ना। देखो एग्जाम में जब पूछेगा तो इतना करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से शुरू करोगे, एजम्पशन पूरा लिख दोगे, है ना। पूरा एजम्पशन लिखने के बाद डायग्राम अच्छे से बनाओगे। यहाँ तक ये समझ में आया, पहले एक के लिए और दूसरे के लिए। जैसे ही तुम यहाँ तक पहुंचोगे और इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट हमने किया है, ये वाला पार्ट, ये करके नहीं दिखाओगे, खाली यहाँ लिखोगे सिमिलरली F21 इक्वल टू दिस, कहानी खत्म, ठीक ना। जब इतना तुम निकाल करके दिखा दोगे तो यही है क्या, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब तुम देखो यहाँ कि हमको इस दोनों पॉइंट का खाली कोऑर्डिनेट पता रहे, इस दोनों पॉइंट का क्या रहे, कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो r1 और r2 पता चल जाएगा क्या, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी पता चल जाएगा क्या। तो r पता चल गया, r1 पता चल गया, r2 पता चल गया। इसमें जब सबका वैल्यू डाल देंगे तो F21 और F12 पता चल जाएगा क्या। समझ में आया, समझ में आया। तो देखो अब कूलॉम्स लॉ के लिए, कूलॉम्स लॉ के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या क्या चीज है, ठीक ना। तो देखो कूलॉम्स लॉ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है, इस पर जरा सा ध्यान देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट related to Coulomb's law, important points related to Coulomb's law। अब देखो कि ये कूलॉम्स लॉ क्या क्या कह रहा है, ये कूलॉम्स लॉ में क्या क्या चीज पर है, ये जरा सा ध्यान से देखिए। तो इसमें पहला पॉइंट ही है ये, पहला पॉइंट ही है ये कि इट वैलिड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। केवल किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। और पॉइंट चार्ज में भी कैसे चार्ज रहेंगे, स्मॉल चार्जेस रहेंगे। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या, जो छोटे छोटे चार्ज रहेंगे तभी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहेंगे। क्यों, कि देखो अगर बहुत बड़ा चार्ज ले लें तो चार्ज में रिपल्सन भी तो है, रिपल्सन है तो छोटा सा पॉइंट पे चार्ज रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। तो ये केवल वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरी बात ये, दूसरी बात ये कि ये सेंटर टू सेंटर फोर्स है, सेंटर टू सेंटर फोर्स है, ठीक ना। सेंटर टू सेंटर फोर्स का मतलब क्या है, कि दोनों चार्ज पार्टिकल के सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है ये ऑलवेज एक्ट्स करता है कैसे, ऑलवेज एक्ट्स along line joining the charges, along the line joining two charges, along the line joining two charges। मतलब दो चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है उसी के along ये काम करता है, अभी मैं दिखाया था, है ना। तीसरी बात ये कि if the distance between, if the distance between two charges, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक ना, इज लेस देन 10 टू द पावर -15 मीटर। अगर 10 का पावर -15 मीटर, ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा है ना, इससे भी अगर छोटा हो जाए देन कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड। तब क्या होता है,
कुलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, देन कुलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड। तब क्या होता है, कुलॉम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो सर यहाँ से क्या होता है, तो ये चीज जो बन के आती है, ये चीज बन जाती है केस ऑफ डाइपोल। ये बनता है क्या, डाइपोल का केस, जो हम लोगों को आगे पढ़ना है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। जब दो चार्ज एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत क्लोज, कितना क्लोज, 10 का पावर 15 मीटर से भी कम, ठीक ना, -15 मीटर से भी कम, तो ये केस बनता है किस चीज का, डाइपोल का। और इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोला, कि अगला ये बोला कि जो आपका कुलॉम्स लॉ है, वो कुलॉम्स लॉ ऑल्सो फॉलोज, कुलॉम्स लॉ ऑल्सो फॉलोज किसको, ऑल्सो फॉलो करता है किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन, कि ये मोशन का थर्ड लॉज को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस चीज को जो है सो आप याद रखेंगे, ये चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ड्रॉबैक क्या है, ठीक ना। अब तुमसे सवाल उठेगा क्या, कि अगर भाई साहब ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, और बहुत, अब एक चीज देखो इसमें सुनो, अब एक चीज देखो कि जो कुलॉम्स लॉ है तुम्हारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब एक चीज देखो कि आर बढ़ाते जाओगे तो ये जो फोर्स है ये घटता जाएगा, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। तो आर इसमें जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे एफ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और आर मान लीजिए कि जब इन्फिनिटिव टेंड कर रहा होगा, तो आपका फोर्स कितना टेंड कर रहा होगा, यही ना सवाल था। तो जब आर को बढ़ाते 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस चले जाएंगे, तो फोर्स ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब ये सर इन्फिनिटिव क्या, तो देखो तुमको मैं कई बार मैं समझा चुका हूँ पहले भी, और मैं फिर से भी समझा देता हूँ कि इन्फिनिटिव वेरी करता है, इन्फिनिटिव का साइज डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना, हम कहाँ पर बात कर रहे हैं। हम खाना खाने के लिए बैठे हैं और हम अपने प्लेट में एक मुट्ठी चावल लेकर के बैठे हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन एक चींटी के लिए ये चीज क्या है, इनफानाइट है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन वही हम गाय को देने जाए, तो गाय के लिए ये बहुत छोटा चीज है, अपने लिए भी बहुत छोटा चीज है, लेकिन चींटी के लिए ये क्या हो गया, इनफानाइट। अंबानी का 2 करोड़ रुपया कुछ है क्या, लेकिन एक झोपड़पट्टी वाले को दे दो तो 2 करोड़ रुपया क्या हो गया। तो सेम चीज है, जगह बदला मतलब बदल गया। एक के लिए जो कुछ नहीं था दूसरे के लिए इनफानाइट है। तो पोजीशन पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, और ये डिसाइड करते हैं हम लोग क्या, इस दो चार्ज के साइज पर। इस चार्ज के साइज के अकॉर्डिंग अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो फोर्स ऑलमोस्ट क्या होता है, 0। अब मान ले तुम हम 1 माइक्रो कूलम का बहुत छोटा सा चार्ज उस कोना में रख दे, और 1 माइक्रो कूलम का बहुत छोटा सा चार्ज इस कोना में रख दे, दोनों एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। क्योंकि डिस्टेंस इसके सामने में बहुत बड़ा हो गया, 1 मीटर का डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, ठीक ना। तो ये इन्फिनिटिव का साइज डिपेंड करेगा किस चीज पे, पोजीशन पे। बात समझ में आ रहा है बात। ये था आपका पूरा का पूरा क्या, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब आप अगर कहें तो इस पर एक छोटा सा थ्योरम है, जिस थ्योरम को हम लोग समझते हैं, और ये क्या चीज है। तो देखो अभी तक जो बेटा पढ़े हो उसमें केवल यही पढ़े हो कि दो चार्ज रहे तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, कितना फोर्स से होगा इसका सिंपल फॉर्म भी पढ़े कूलॉम्स लॉ में, और कितना वेक्टर फॉर्म भी पढ़े कूलॉम्स लॉ में, दोनों लॉ पढ़ लिए। लेकिन जरा सा सोचो कि अगर दो चार्ज के बाद भी कुछ रहे, 3 चार्ज रहे, 4 चार्ज रहे, 5 चार्ज रहे, तो उस समय में हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। इस कहानी को बोला जाता है क्या, इस कहानी को बोला जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम। इस कहानी को क्या बोला जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम। और जरा सा ध्यान रखना कि सुपरपोजिशन थ्योरम कुछ है नहीं, कोई थ्योरम व्योरम है नहीं, ठीक ना। ये क्या चीज है, इसका स्टेटमेंट जिसको ध्यान में रखना, ये बहुत छोटा चीज है। क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, जरा सा ध्यान देना। कहता है क्या, कि मान लो कि बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक ना, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। बहुत सारे चार्जेस क्या है, मान ले यहाँ पे है एक चार्ज, ठीक ना, मान ले यहाँ पे एक दूसरा चार्ज, ठीक ना,
अब देखो, मान लो कि यहाँ पे है एक तीसरा चार्ज, मान लो कहीं यहाँ पे है एक चौथा चार्ज। इस तरीके से क्या है, बहुत सारा चार्ज है, ठीक ना, बहुत सारा चार्ज है जो रखा हुआ। अब देखिए कि एक चार्ज के बारे में कह रहा है क्या, कि यहाँ पर है एक चार्ज छोटा सा, यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज का वैल्यू है तुम्हारा Q0, ठीक ना। इस चार्ज के बारे में क्या कह रहा है, ये है तुम्हारा प्लस Q1, ये है तुम्हारा माइनस Q2, ये है तुम्हारा प्लस Q3, ये है तुम्हारा प्लस Q4। मतलब कैसे भी चार्ज के सिस्टम रह सकते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 कुछ भी रह सकता है ना। बहुत सारा चार्ज है सराउंडिंग में। अब ये देखो कि इस Q0 का डिस्टेंस हर चार्ज से अलग अलग है ना। तो हर चार्ज से जब अलग अलग है तो ये चीज देखिए कि मान लेते हैं कि Q1 से जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R1, Q2 से जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R2, Q3 से जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R3, Q4 से जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R4। और इस तरह से क्या है, अलग अलग डिस्टेंसेस है। इस सारे डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है ना। इस तरीके से बहुत सारे हैं, ठीक ना। अब तुम हमको ये बताओ कि इस Q0 के बारे में मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कुछ भी पॉजिटिव चार्ज है। सुनो, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो ये बात बताओ कि F1 जो फोर्स लगेगा इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर के तरफ, करेगा कि नहीं। ये फोर्स हो गया कौन सा, ये फोर्स हो गया तुम्हारा क्या, F1। अच्छा ये देखो कि ये Q2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा भाई साहब, तो देखिए तो ये वाला जो आपका फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसको बोल दीजिए क्या आप कि Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है आपका, F2। अच्छा ये देखिए प्लस चार्ज है, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसको जो रिपेल करेगा, तो इस फोर्स को मान लीजिए क्या कि ये वाला जो फोर्स है इस पर, जिससे इसको रिपेल कर रहा है, ये फोर्स है कितना, F3। अच्छा ये 4 वाला ये पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा, तो ये भी इसको कैसे रिपेल करेगा, ऐसे। इस फोर्स को आप क्या मान लीजिए, F4। और इस तरीके से बहुत सारा फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक ना। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम आपका क्या कहता है, कहता है कि इफ टू और मोर चार्जेस, और मोर चार्जेस, ठीक ना, दो या दो से अधिक चार्ज है सराउंडिंग अ चार्ज, सराउंडिंग अ चार्ज Q0, कि Q0 के चारों तरफ दो या दो से अधिक चार्जेस हैं, ठीक ना। तब कहता है क्या, देन नेट फोर्स, देन नेट फोर्स ऑन Q0 is given by, is given by the vector sum of, is given by the vector sum of, ध्यान रखना कि वेक्टर सम का बात कर रहा है, ठीक ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस, कि जितने भी इस पे फोर्स लग रहा है सारे के वेक्टर सम के बराबर में एफ नेट होगा। अब तुमको से कोई आदमी पूछे कि भाई इस Q0 पे, इस Q0 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इस पे तो बहुत सारा फोर्स लग रहा है सर, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, सारे अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। आप बताइए कि इस पर एफ नेट कितना लगेगा। तो आप लिखिएगा एफ नेट के बारे में क्या, कि जो आपका एफ नेट होगा बेटा, वो एफ नेट होगा F1 प्लस F2 प्लस F3, वेक्टर सम है, सारे पे वेक्टर का सिंबल है, डॉट डॉट डॉट। यही है कि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। अब खाली सिंपली अगर जोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा, सिंपली जोड़ सकते हैं कब, जब सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगे तब। लेकिन यहाँ सारा फोर्स क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है। और अलग अलग डायरेक्शन में जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, ट्रायंगल लॉ का, पैरेललोग्राम लॉ का, पॉलीगॉन लॉ का, रिजोल्यूशन का, ये सब का यूज करते थे नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए, है ना। तो यही है क्या तुम्हारा सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो कि इस पे सवाल कैसे बनता है, जरा सा देखो कि इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है। तो एक सवाल मैं तुमको करके दिखाता हूं, ठीक ना, एक सवाल मैं तुमको करके दिखाता हूं। देखो ये सवाल कैसा, इसमें ट्रायंगल है क्या, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है। चलो देखो, मान लो
कि ये एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हारा, ठीक ना। ये है क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 चार्ज है, कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 चार्ज है जो तीनों इसके वर्टेक्स पे रखा हुआ है। एक ये, एक यहाँ पे, ये मान लो ये है, और एक जो है वो मान लो ये है। तीनों कोनों पे 3 चार्ज रखा हुआ है, तीनों वर्टेक्स पे, ठीक है। तीनों के बारे में क्या कह रहा है कि जो ये चार्ज है तुम्हारा, ये भी है प्लस क्यू, ये भी है प्लस क्यू, और ये भी है प्लस क्यू, और इसके साइड के बारे में क्या कह रहा है कि ए, इसका साइड लेंथ कितना है, ए। तो आपसे कहेगा क्या कि फाइंड फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी वन प्लस क्यू। किसी एक चार्ज पे आप क्या करिए, हमको नेट फोर्स बताइए। तो एक चीज देखो कि सीखो कैसे सवाल डील करना है, जो जरा सा सीखना, ध्यान से एकदम सीखना। ये बात बताओ तुम मुझे कि ये जो तुम्हारा प्लस क्यू है, ये इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा। अंदर के तरफ कि बाहर के तरफ? इसको बोल दो क्या, F1। इसको बोल दो क्या, F1। अच्छा ये बताओ, ये जो प्लस क्यू है दूसरा वाला, ये दूसरा वाला इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो ये रिपेल कैसे करेगा, लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, ऐसे ही रिपेल करेगा। इसको बोल दो क्या, F2, है ना। जरा सा देखिए कि इस ट्रायंगल के बारे में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो अगर ये एंगल हुआ तुम्हारा 60 डिग्री, तो मुझे ये बताओ तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब सिंपल कूलॉम्स लॉ लगाओ, अब सिंपल कूलॉम्स लॉ लगाओ जरा सा। हमको ये बताओ कि F1 बराबर कितना लिखोगे, 1/4πε0 को के लिखते हैं छोटा में। Q1 के जगह पर कितना है, Q। Q2 के जगह पर भी कितना है, Q, है ना। ये भी Q और ये भी Q, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, ए स्क्वायर। अगर तुम बेटा F2 लिखोगे, तो F2 लिखोगे ये भी कितना, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना। दोनों क्या बराबर। अच्छा ये देखिए कि मेरा F1 बराबर F2 आ रहा है, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये क्या है, F है। ये दोनों क्या है, F। अब एक चीज देखो कि दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक क्या, F2। तो F1 है ये जो F के बराबर में, और F2 है कौन सा, ये जो भी किसके बराबर में, F के बराबर में। ये भी फोर्स है F, और ये भी फोर्स है तुम्हारा कितना, F, और इसके बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे देखो पहला भी F और दूसरा भी कितना, F, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 60 डिग्री। सर अपन को तो रिजल्टेंट निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए तुमको हम कभी पैरेललोग्राम लॉ बताए हुए हैं। क्या बोला है कि अगर दो वेक्टर हो एक ही इनिशियल पॉइंट से चले, है ना, तो उस दोनों को पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए आप क्या करिए भाई, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो लीजिए ये बन गया आपका एक पैरेललोग्राम। और कहता है क्या कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही डायगोनल क्या होगा, एफ नेट होगा। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, एफ नेट होगा। और आपको याद होगा कि रिजल्टेंट के लिए आपको जो फॉर्मूला बताए हुए हैं वेक्टर में, R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बताए हुए हैं कि नहीं दोस्त, बताए हुए हैं ना। जरा सा देखो कि अगर यहाँ से तुम एफ नेट लिखोगे, तो एफ नेट इक्वल टू रूट अंडर ए के जगह भी कितना और बी के जगह भी कितना, एफ, है ना। तो कितना लिखोगे, एफ स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अब जरा सा देखो, ये हो गया तुम्हारा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये भी रूट में, दो से ये दो खत्म, तीनों जुड़ के कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3f स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, रूट 3f, एफ स्क्वायर बाहर आ गया रूट से। अब f का वैल्यू तो तुम जानते ही हो, f का वैल्यू कहाँ से जानते हैं सर, यहाँ से जानते हैं। Q1 Q2 a और k तीनों पता है।
तो ये कितना हो जाएगा, √3 f के बराबर में। यानी कि ये जो तुम्हारा एफ नेट आ गया, ये एफ नेट कितना आ गया, √3 टाइम्स के Q1 Q ही है दोनों, है ना, के QQ बाई ए स्क्वायर के बराबर में। यही हो जाएगा क्या तुम्हारा आंसर। अब देखो इसमें के का वैल्यू पता है ना, अगर Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, और ए का भी वैल्यू दिया हुआ रहता तो नंबर में आंसर आता कि नहीं आता। बात समझ में आया कैसे करना है। तो देखो एक चार्ज के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं, तो नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, वेक्टर सम का यूज कर। हम डायरेक्ट इसको नहीं जोड़े, किए क्या भाई, तो केवल देखिए ये पहला चार्ज इस दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ये नेगेटिव रहता तो ये वेक्टर किधर लगता, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। ये भी इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल भी कितना, 60 डिग्री। F1 F2 कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। चलो भाई जरा F1 का बात किया जाए इतना, F2 का जरा सा बात किया जाए इतना। दोनों को देख रहे हैं तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसको हम F मान लिए। F1 बराबर F2 हम क्या किए, मान लिए, है ही, इसको F मान लिए। अब F नेट निकालने के लिए वेक्टर का फॉर्मूला लगाए, सॉल्व किए, वैल्यू पुट किए, आंसर रेडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही काम करना है। आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, तब अगले दिन इस पर आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिखाएंगे और बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन दिखाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से इतना पढ़ के आइएगा और आपको दिख रहा होगा कि सवाल कैसे बनता है, ठीक ना। कोई सवाल नहीं सिखाता है, समझे। और कॉपी भरने से फिजिक्स समझ में नहीं आता है। कल आपको वेक्टर का टेस्ट देना है, तो आप लोग में से सबको तो देना ही है। अगर आपके कोई दोस्त यार कहीं भी पढ़ते हो, नो प्रॉब्लम, आ करके टेस्ट देना चाहे, मोस्ट वेलकम, ठीक ना। टॉपिक है क्या, वेक्टर। केवल वेक्टर से, पूरा वेक्टर से आपको टेस्ट देना है, क्योंकि तुम देख रहे हो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, ये क्या है, वेक्टर है। एक लाइन में बस फोर्स निकालना है और वेक्टर का यूज करके ही सवाल बनाना है। समझ में आ रहा है बात। तो ये वेक्टर पढ़ के आप लोग आइएगा। वेक्टर पढ़ने के बाद फिर हम लोग अगले दिन अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे।